आपकी सेहत प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान समीर भट्ट। नाजरीन, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मोनिका कौर चोपड़ा। ये एक डेंटल सर्जन है और अपना डेंटल क्लिनिक न सिर्फ जम्मू में चलाती हैं बल्कि श्रीनगर में नटीपुरा में भी इनका अपना क्लिनिक है। 15 साल का तजुर्बा है इनके पास। और आज हम इनसे बात करेंगे जो दांतों की प्रॉब्लम है, इनको किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह से उसका इलाज किया जाता है और क्या क्या केयर रखना पड़ेगा एक आदमी को डेंटल प्रॉब्लम से ग्रस्त है। मोनिका जी, आपका खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये देखा गया कि आम लोग अपनी सेहत का तो ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन दांतों का ख्याल वो कम ही रखते हैं। इसकी क्या वजह है और दांतों का ध्यान रखना कितना जरूरी है? पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। आज मुझे लगता है आप और हम मिलके लोगों को ये अवेयरनेस कराएंगे कि दांत जो है हमारी बॉडी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे एक हमारा हार्ट या एक हमारी नॉर्मल सेहत। मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको वैक्सीनेशन की ओर ले जाते हैं, इम्यूनाइजेशन कराना शुरू हो जाते हैं। वो इसीलिए किया जाता है कि ताकि आगे की जो प्रॉब्लम्स है, जो वायरल इन्फेक्शंस है, वो ना हो, तो उसको प्रिवेंटिव केयर बोलते हैं। वो हम आज इसीलिए कराते हैं वैक्सीनेशन कि आगे जाकर उनको ये वायरल फीवर वगैरह ज्यादा प्रॉब्लम ना सहना पड़े, उसके लिए। ऐसे ही दांतों का केयर करने की राइट स्टेज इन द एज ऑफ 4 है। 4 साल का बच्चा जब एक प्रॉपर स्कूल गोइंग बच्चा होता है तो वो बात समझ पाता है। वो एक प्रॉपर एज रहती है कि आप दांत का केयर करना तब स्टार्ट करते हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि हमें स्कूल जाना है तो हमें एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना है, तो उस टाइम पे बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये टाइम पर हमें कौन सा ब्रश, कितने हेड साइज का ब्रश और कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए। मैंने देखा है आम लोग नॉर्मल पेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, पर बच्चों के लिए वो पेस्ट अलाउड नहीं है जिनमें फ्लोराइड रहता है। फ्लोराइड वाले पेस्ट बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। जैसे मैंने इम्यूनाइजेशन की बात की, वो फ्लोराइड पेस्ट कम मात्रा में दी जाती है सो डेट आगे जब वो एडल्टहुड में पहुंचे उस टाइम पे ये केरीज लगने का, बैक्टीरिया लगने का जो प्रोसेस है वहां वो स्लो डाउन हो जाए या खत्म हो जाए। केरीज तो नॉर्मल लोग, आम लोग तो उसको कीड़ा कहते हैं, दांत का कीड़ा। वो प्रॉब्लम उनकी आगे चलकर ना बढ़े, वो राइट स्टेज इन द एज ऑफ 4 इयर्स रहती है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से एक डेंटिस्ट के रिकमेंडेशन से 4 साल से ही आपको दांतों की केयर करनी शुरू करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 4 साल से ही करना चाहिए। घरों में एक आम जो व्यक्ति है, या मेल है, फीमेल है या चाइल्ड, दांतों को ठीक रखने के लिए उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, उस पर अगर आप नाज़रीन को थोड़ा समझाएं कि क्या खाना चाहिए। देखिए, खाने के अगर बारे में बात की जाए तो हमें ज्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, स्टिकी फूड नहीं खाना चाहिए जो हमारे दांतों पे चिपक जाए। ये सिर्फ एक 4 ईयर के बच्चे के लिए नहीं है, ये एक एडल्ट पर्सन के लिए भी है। रात की मील के बाद, रात के खाने के बाद हमारा खाना माउथ में स्टिक हो जाता है, टीथ पे स्टिक हो जाता है और रात में बैक्टीरिया की एक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि स्लाइवा हमारे मुंह से ज्यादा निकलता है। तो वो जो शाम की ब्रशिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात की ब्रशिंग करनी चाहिए ताकि हमारा जो फूड डिपॉजिट है वहां ना रहे। खाने में एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए और फाइब्रस फूड होना चाहिए, जैसे कैरेट में फाइबर्स रहते हैं। वो एक नेचुरल सेल्फ सफिशिएंट ब्रश है। फाइबर से हमारे टूथ के बाहर वाले सर्फेसिस में अपने आप एक क्लीनिंग रहती है। तो बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है। शुगर इनटेक वाले जो पदार्थ है वो आपको कम लेने हैं। गाँव की अगर हम बात करें तो वहाँ दांतुन का इस्तेमाल अभी भी करते हैं लोग। दांतुन कितना, क्या ये सही है? क्या ये दांत मेंटेन रखने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए ठीक है? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गाँव में अभी भी दातुन ही यूज किया जाता है, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट, एक एडवांसमेंट हमेशा किसी बेसिक चीज से स्टार्ट होती है। जो दातुन यूज किया गया था उसी के आधार पर FDA ने जो आज हम सब जानते हैं, जैसे कोविड में सब जानते हैं, WHO या US FDA, ये एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आगे आपको गाइड करते हैं कि आपने किस टाइम पर क्या चीज लेना है। जैसे अभी कोविड के टाइम पे सब हेल्थ गाइडलाइंस को लेके चलते थे, ऐसे ही उस टाइम पे WHO और US FDA ने दातुन को एक गाइड बनाकर ब्रश को बनाया है।
उसमें जरूर कुछ ना कुछ फ्लॉ रहा होगा, तभी एक ब्रश आपको दिया गया है एक एडवांस तरीके से। आप जब ब्रशिंग करते हैं तो आपको कोई भी स्टेनिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप गांव के लोगों को में देखिएगा, अगर वो कहते हैं कि हम दातन करते हैं और इससे हमारे दांत स्ट्रांग है, तो उन्हें एक ही क्वालिटी मिलती है कि दांत स्ट्रांग है, लेकिन वो उसमें ये नहीं देखते कि उनमें जो उनके दांतों का कलर है वो व्हाइट से डार्क ब्राउन हो गया होता है। जो उस पेड़ का जो दातुन है, अखरोट की लकड़ी का या नीम का दातुन करते हैं, उस बार्क में से एक जूस कंटिन्यूसली निकलता रहता है जो उनके दांतों में डिपॉजिट होता रहता है। वो आपके एक एस्थेटिक व्यू में, आपके प्रोफाइल में कोई अच्छा हाव भाव नहीं देता। क्या इससे क्या कितना डेंजरस रहता है ये? इससे क्या प्रॉब्लम आती है आगे चल के? आपके जो दांतों में है एट्रीजन, एक वर्ड रहता है डेंटिस्ट्री में। एट्रीजन एक नॉर्मल बात मैं बताऊं कि दांत घिसने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ लोग कोई टाइमिंग रिकमेंड नहीं करते, वो दांतों घंटों घंटों मुंह में रखकर घूमते रहते हैं। पर एक दांतों को प्रॉपर टाइम पे ब्रश करना और प्रॉपर टाइम देना ही इम्पोर्टेंट है। 2 मिनट से ज्यादा कोई भी ब्रशिंग मुंह में नहीं होना चाहिए। वो अगर 2 मिनट से ज्यादा होगा तो वो बेनिफिट नहीं देगा, उल्टा नुकसान करेगा। आपके दांत घिसने शुरू हो जाएंगे, एट्रीजन होना शुरू हो जाएगा। एट्रीजन मीन्स दांत का घिसना। डॉक्टर साहब, एक और चीज पूछना चाहूंगा, जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं वो आपके दांतों के लिए फायदेमंद ही हो, नुकसान ना करे, उसके लिए हमें कैसे अवेयरनेस, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? आप देखेंगे, आप कोई भी मार्केट में टूथपेस्ट उठाते हैं तो आप लोग ये चीज नहीं देखते, बस आप ये देखते हैं हाँ ये टूथपेस्ट है, अच्छा है, लेके चलो। या टीवी में कुछ एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि हमें ये लेना है। पर अगर मैं बात करूं कोई इलेक्ट्रिक चीज की, तो आप सबसे पहले बोलते हैं हमें एंकर का लेना है, हमें ISI मार्क लेना है। ऐसे ही आप कोई भी टूथपेस्ट उठाएंगे जिनके ऊपर FDA अप्रूव्ड टूथपेस्ट होता है, वही टूथपेस्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी टेस्टिंग होती है कि वो हमारे माउथ में कोई और प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहे। दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है तो रूट कनालिंग के जरिए ही किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है डॉक्टरों के। इसमें क्या कोई और टेक्निक भी है जिससे ठीक हो सके? बिल्कुल, ये टेक्निक तो हम तब स्टार्ट करते हैं जब हमें लगता है कि अब हमारे हाथ में या तो 2 ही रास्ते बचे हैं, रूट कनाल करना या दांत निकालना। जैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग जाके टेस्ट करते हैं। टेस्ट में हमें बॉडी प्रोफाइल टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि आप प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। ऐसे ही इधर पे आपका कोई बॉडी प्रोफाइल टेस्ट नहीं होता, पेशेंट खुद एक पर्सन, एक इंडिविजुअल खुद टेस्ट कर सकता है जब वो नॉर्मल ब्रशिंग रोज कर रहा है। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब ये हमें दांत में पेन हो रहा है, अब तो आप किसी भी हालत में इसको बचाइए। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको ये पेन कब स्टार्ट हुआ, ये दांत में आपको कीड़ा कब लगा है, तो वो कहते हैं ये तो 2 दिन पहले ही हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता। जब कीड़ा लग जाता है ये बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। ये कोई 2 दिन की अंदर की एक्टिविटी या 3 दिन की एक्टिविटी नहीं है, ये कम से कम महीनों की एक्टिविटी है। हमारे टूथ की लेयरिंग होती है, पहली लेयर एनामल होती है, दूसरी लेयर डेंटिन होती है और तीसरी पल्प होती है। पल्प हमारी नर्व्स होती हैं। एनामल में जब सबसे पहली वाली परत पे जो आपको ऊपर से बाहर ब्रशिंग करते टाइम भी दिखती है, उसको एनामल बोलते हैं। जब उसमें कीड़ा लगता है तो पेशेंट को पता नहीं रहता, क्योंकि कोई पेन, कोई सेंसिटिविटी कुछ उनको फील नहीं होता, तो पेशेंट अनअवेयर होता है। जब वही कीड़ा सेकेंड लेयर डेंटिन में चले जाता है तो वहां पर हमारी छोटी छोटी नसें होती हैं, उन नसों में सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है। पर वो सेंसिटिविटी कंटिन्यूटी में नहीं होती, कभी कभार स्टार्ट होनी होती है। जैसे कभी ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम खा ली, कुछ खट्टा खा लिया, पर वो बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए रहती है और उसके बाद खत्म हो जाती है अपने आप। तो पेशेंट सोचता है तो कभी कभार हो रहा है, तब भी वो केयर नहीं करता। वो उस टाइम पे आता है जब वो कीड़ा नस में चला जाता है, और उस नस के ट्रीटमेंट को रूट कनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। डॉक्टर साहब, एक माउथ कैंसर का जो है, माउथ कैंसर होता है, इसमें टीथ का क्या रोल रहता है? क्या टीथ के खराब होने से भी माउथ कैंसर होता है? हमने लूज टीथ के बारे में सुना है, ये लूज टीथ क्या होता है, इसका जरा आप दर्शकों को बताएं। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब 3rd लेयर में कीड़ा चला जाता है, वहीं से वो रूट्स के थ्रू बोन में फैल जाता है और नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब अगर मैं एक बोलूं तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो एक थैली जैसा पस का एक बैग बन जाता है रूट्स के नीचे। अच्छा। और वो हड्डी को इन्वॉल्व कर देता है। वही पस जब फैलती रहती है और कई बार वो इतनी शांत होती है, सबसाइड रहती है कि पेशेंट को नहीं पता चलता, और अंदर ही अंदर वो एब्सेस फैलती रहती है जो ग्लैंड्स वगैरह इन्वॉल्व करके एक कैंसर का रूप ले लेती है। वो एक लूज टीथ से भी हो सकता है,
आप तो ऐसा देखेंगे कि इतना हिल रहा है कि हम बिल्कुल हाथ से निकालेंगे, लेकिन उसका जो अंदर सैक बना होता है उसने अपनी ब्रांचेस बहुत फैला दी होती हैं। आप अगर कई बार मैंने देखा है लोगों के दांत टूट जाता है, सिर्फ वहाँ जड़ बची रहती है, उससे भी कैंसर फैलता है। और जो तंबाकू वगैरह खाते हैं उससे भी माउथ कैंसर फैलता है, टंग कैंसर फैलता है, बकल म्यूकोसा जो अंदर का साइड है चीक का, वो उससे भी माउथ कैंसर फैलता है। तो इसके प्रिवेंशन क्या है, मतलब किस तरह से बचा जा सकता है इस चीज से? जी, अब आप जैसे बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ गए तो जी। आपको सबसे पहले एक बायोप्सी टेस्ट कराना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैंसर के किस स्टेज पर है। अच्छा। उसके बाद एक सर्जिकल प्रोसीजर रहता है, अगर ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं तो वहां तक एक सर्जिकल प्रोसेस रहता है और थ्रू सर्जरी ट्रीट किया जाता है। अगर आपका वो बिनाइन है, मतलब वो कैंसर के सेल्स एक बेनाइन फॉर्म रहता है, एक मैलिग्नेंट रहता है। मैलिग्नेंट में सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं और वो एक सीवियर केस बन जाता है। लेकिन अगर बेनाइन है, कई बार वो पस वहां रहकर हार्ड हो जाती है, पर उसकी शाखाएं और फैलती नहीं, तो वहां पर उसका ग्रैनुलोमा को बाहर निकाल के टूथ के समेत, टूथ को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस टाइम, वो टूथ के समेत निकाल कर उस एरिया को क्लीन करके वो सर्जरी कंप्लीट होती है। एक और टर्मिनोलॉजी है टूथ सेंसिटिविटी। ये टूथ सेंसिटिविटी क्या है? टूथ सेंसिटिविटी एक शब्द है, लेकिन बेटर इसका शब्द मुझे लगता है टूथ हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि जो टूथ सेंसिटिविटी रहती है वो हर एक के माउथ में रहती है। हाइपर सेंसिटिविटी ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म, ये काफी लोग, आम लोग काफी इसको फेस करते हैं, विंटर सीजन में ज्यादा फेस करते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस है, मतलब अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया 2 मिनट से ज्यादा ब्रशिंग होती रही तो हमारे दांतों की लेयर आपकी सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है, वो एक रीजन है हाइपर सेंसिटिविटी का। अगर आपको एसिडिटी है और आपको वो एसिड बार बार माउथ में आता है, वो एक रीजन है हाइपर सेंसिटिविटी का। ऊपर की लेयर घिस रही है दांतों की, वो एक रीजन है हाइपर सेंसिटिविटी का। कई लोग रात में दांतों की ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब ब्रॉक्सिज्म बोलते हैं उसको, जो पेशेंट को पता नहीं चलता, अपने ही दांत घिसते रहते हैं, तो उसको भी उन पेशेंट्स को भी हाइपर सेंसिटिविटी का वो शिकार हो सकते हैं। तो सेंसिटिविटी रोकने के लिए या हाइपर सेंसिटिविटी रोकने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप जो पेस्ट आपको पता है कि इससे सेंसिटिविटी रुक जाते तो हम कंटिन्यूटी में करेंगे तो हमें सेंसिटिविटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हाइपर सेंसिटिविटी अगर आप प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, अपना फॉलो अप डेंटिस्ट से 6 मंथ के अंदर नहीं कर रहे हैं, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी का इशू जो है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि डिफरेंट रीजंस हैं। कई बार कीड़ा नहीं है तब भी हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसका क्या कॉज है उसको रोक कर होता है। और 6 मंथ के बाद हर डेंटिस्ट आपको अपने डेंटिस्ट को के साथ फॉलो करना चाहिए। आप ये रिकमेंड करती हैं कि अगर आपकी प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम तब भी डेंटिस्ट को दिखाना है, ये आप कहते हैं कि ये आपको लगता है कि जब ये चीज इम्पोर्टेंट है कि हर 6 मंथ बाद आपको अपनी बॉडी के अंदर कुछ नहीं दिखते तो आप बॉडी प्रोफाइल कर रहे हैं, तो आपके मुंह में क्या हो रहा है वो भी आप खुद विजुलाइज नहीं कर सकते, तो आपको 6 मंथ के बाद डेंटिस्ट को फॉलो अप करना ही है। आपने सही कहा कि लोग अपनी बॉडी का प्रोफाइल भी करते हैं लेकिन दांतों का ख्याल नहीं रखते। गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है इसमें, और आम लोग किस तरह से इसमें इन्वॉल्व होकर इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं? किस तरह से ये मैकेनिज्म हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए कि आपकी दांतों का ख्याल किस तरह आप रखें? आप देख रहे हैं कि अब जगह जगह पर हॉस्पिटल, सब सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स खुल रहे हैं, पर अभी भी वहां पर डेंटिस्ट की कमी है। फिजिशियंस अवेलेबल है, सर्जन्स अवेलेबल है, लेकिन डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं है। वो उसके लिए भी अगर कुछ डेंटल का प्रॉब्लम होता है तो मेडिकेशन लेके वहीं वो पेन सबसाइड हो जाती है। दांत का इशू ऐसा है कि आपने मेडिसिन दी, वो सबसाइड हो गई, वो हो सकता है महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, तब तक पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होती और यहाँ से सारा रश नॉर्मल सिटी साइड चला जाता है हॉस्पिटल्स में। तो अवेयर करने के लिए इतना टाइम नहीं है क्योंकि इतने डेंटिस्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट को एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमेशा कराने चाहिए, कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स कराने चाहिए कि डेंटिस्ट्री उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी नॉर्मल बॉडी के बाकी ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट है, उसको वो अवेयर करने के लिए तो इन्वॉल्व करने चाहिए डॉक्टर्स। ग्रेजुअली आप 15 साल आपको इस फील्ड में हुए हैं, क्या नया आया है, क्या नई टेक्निक्स आई हैं दांतों को मेंटेन रखने के लिए, या जो आपका ट्रीटमेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव हुआ है? अभी हम पहले, अगर मैं एक नॉर्मल चीज बात करूं, एक्सरेज,
पहले आपको एक्सरेज पूरा रेडियोग्राफ लेकर एक्सरे डेवलप करा के डेंटिस्ट के पास आना पड़ता था। अब डेंटिस्ट के पास डिजिटल एक्सरेज अवेलेबल है। विद इन सेकेंड्स आप सामने स्क्रीन के सामने पेशेंट को उनके दांत में क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको लेयरिंग के बारे में बात करवाई, तो वहां डेंटिस्ट एक एक्सरे को डिजिटली प्लेटफॉर्म पे पेशेंट को समझा सकता है कि ये आपके लेयर्स है, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एक क्लियर पिक्चर आती है। इम्प्लांट्स, पहले आपके पास इम्प्लांट्स नहीं होते थे, दांत निकल जाते थे तो वेट करते थे कि सारे दांत निकले या पार्शियल डेंचर लगा लिया, थोड़े से दांत निकले थोड़ा सा वो प्लेट वाले आपने दांत लगा लिए। लेकिन अभी इम्प्लांट्स जो है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू एडवांसमेंट है। अब तो जो ओल्ड एज पीपल है उनको वैसे डेंचर या डेंचर सेट्स नहीं लगाने पड़ते कि रात में पानी में रख दिए और फिर सुबह लगा लिए, या बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होता है, किसी फंक्शंस में जाते हैं तो आप नहीं बता सकते क्योंकि ये आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है जो आप सबके सामने खुल के नहीं बता सकते। तो वो चीज को खत्म करने के लिए डेंटिस्ट्री में इम्प्लांट्स आ गए हैं। इम्प्लांट्स मुंह में प्लेस किए जाते हैं और आपके दांत जैसे पहले हुआ करते थे फिक्स्ड, वैसे वो फिक्स हो जाते हैं। अब आपको कहीं पे भी डेंचर को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके साथ बातचीत जारी रहेगी, कुछ और भी आपसे मालूमात हासिल करेंगे दांतों के बारे में। फिलहाल एक वक्फा हम लेते हैं, वक्फे के बाद हम दोबारा आपसे मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आप फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी मास्टर्स कर रही हैं, क्या है ये एक्चुअली? तो दर्शकों को थोड़ा समझाएं इसमें क्या होता है। जी, फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन मैनेजमेंट में मैंने मास्टर्स इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अवेयरनेस कम है। डेंटल मटेरियल के बारे में इतनी अवेयरनेस यहाँ नहीं है जितना फॉरेन कंट्रीज में है। यहाँ अभी भी डेंटल मटेरियल, मैं अगर आपको डेंटल मटेरियल को एक थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ कि पहले यहाँ पर बोलते थे चांदी की फिलिंग करो, सोने की फिलिंग करो, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स थे कि उसका ब्लैक कलर था, गोल्डन कलर था, दांतों के साथ मैच नहीं करता था। धीरे धीरे एडवांसमेंट आई तो अब टूथ शेड कलर की फिलिंग्स आती हैं, पर उनको ये जो फिलिंग्स हम बनाते हैं ये कौन बनाता है, क्या उसके लिए एक डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन है? तो फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन मैनेजमेंट मैंने इसलिए ऑप्ट किया कि अगर कंपनी बनाती है तो वहाँ एक डेंटिस्ट होना चाहिए जो आपको रिकमेंड कर सके, बता सके कि किस टाइप का मटेरियल आपके नॉर्मल लोगों के लिए ज़रूरत है, कौन कौन से मटेरियल या कौन कौन से लेज़र फिलिंग्स आप कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स नहीं है, क्या साइड इफेक्ट्स है। तो उन चीज़ों को ऑप्ट करने के लिए माननीय फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन मैनेजमेंट में तो ये कितना जरूरी है। देखिए कंपनी क्या बना रही हैं, इसमें कौन सा मटेरियल यूज कर रही हैं, अगर नए दांत भी लगा रहा है कोई तो इस दांत को किस तरह से बनाया गया, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई दांत लगा रहा है तो उसको तो पता होना चाहिए कि वो दांत कहाँ से आया है, क्या है, इसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है, इसका कितना आगे चल के ये कितनी देर तक रहेगा, ये लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि जो वो लगा रहे हैं जो चीजें, तो ये इस पर थोड़ा बताएं। जब एक डेंटिस्ट आपका फिलिंग या कोई भी ट्रीटमेंट करता है तो वो पेशेंट को अवेयर करता है कि मैं आपके साथ ये प्रोसीजर करने जा रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट है, हम लोग ये मटेरियल लाते हैं, ये मटेरियल बाहर से आता है, ये आपके दांतों के लिए अच्छा है, इसलिए चार्जेस उसके बताए जाते हैं। बिकॉज डेंटिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसके चार्जेस सबसे हायर साइड पर रहते हैं। सब कहते हैं उन डॉक्टर साहब ने तो इतने चार्जेस बोल दिए, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि हमारे मुंह के अंदर रहनी है लाइफ लॉन्ग के लिए, और हमारा माउथ ऐसा एरिया है जहां पर कंटिन्यूस च्यूइंग होती रहती है। तो जो भी हम मटेरियल लगाएं उसमें से कुछ सिक्रीट करके, मतलब उसमें कुछ बाहर आके माउथ से बॉडी में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं या हाई क्वालिटी मटेरियल लगाया जाता है। डेंटल कॉलेजेस में फिलिंग मटेरियल्स जाते हैं ताकि बच्चों को सिखाया जाए, तो वो मटेरियल भी जो रहता है एक हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मटेरियल रहता है, डिग्रेडिंग मटेरियल नहीं रखा जाता। तो वहाँ ये फार्मास्यूटिकल्स ऑपरेशनल मैनेजमेंट काम आता है, जहाँ पर जैसे मैं एडवाइस करती हूँ कि आप अगर ये फिलिंग या ये इंस्ट्रूमेंट है ये सब बना रहे हैं तो आपको इस लेवल का, इस ग्रेड का मटेरियल ही लेना पड़ेगा। इससे कम लेवल का लेंगे तो इट विल बी हार्मफुल टू द पेशेंट। और कंपनीज करती भी नहीं ऐसा कि वैसा वो कम ग्रेड का बनाएंगी, वो उनका वर्क ही नहीं करेगा, मटेरियल ही वर्क नहीं करेगा। क्या अवेयरनेस आई है, क्या हम सेटिस्फाई रहेंगे कि लोगों में भी अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है? जी, मैं ये तो कहूंगी कि अवेयरनेस आ रही है, लेकिन फिर भी एक स्लो पेस पे ही आ रही है। कुछ
इंडिविजुअल्स है, बिल्कुल कम इंडिविजुअल्स है जिनके पास अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि अब वो डेंटिस्ट के पास जाना शुरू कर दिया है, उन्हें रिकमेंड कर चुके। लेकिन फार फ्लंग एरिया में अभी भी कोई अवेयरनेस नहीं है। और मैंने बहुत फार फ्लंग एरिया के लोगों के साथ काम किया है, उनको समझाने की कोशिश की है। तो कई बार एक छोटी सिंपल चीज़ भी समझाने में बहुत वक्त लग जाता है और फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि हाँ, ये दांत का ट्रीटमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फार फ्लंग एरिया में अवेयरनेस तो इतनी है नहीं, बट इफ़ यू आस्क अबाउट सिटीज़ में नो डाउट अवेयरनेस हो रही है, लोग इम्प्लांट्स की तरह जा रहे हैं। डेट मीन्स वो अवेयर हो रहे हैं कि डेंटिस्ट्री अब बहुत आगे जा रही है। तो कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन है जहाँ पर अवेयरनेस है, लेकिन अभी भी कुछ पॉपुलेशन बहुत छूट गई है जहाँ अवेयरनेस नहीं है। जब ओल्ड एज होती है तो अक्सर हमने देखा है कि दांतों की प्रॉब्लम ज़्यादा नेचुरली वीक हो जाती है, दांत वीक हो जाते हैं। जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एजड है, उनको क्या एहतियात रखना चाहिए ताकि उनके दांत मेंटेन रहे, उनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो? उनको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है? जी, ओल्ड एज में सबसे ज्यादा बोन लॉस की कंप्लेन आ जाती है। विद एज, जैसे आप बोल रहे हैं, हर एरिया वीक होना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, तो हमारे दांत भी बोन के अंदर ही, हड्डी के अंदर ही बंद रहते हैं। तो उस टाइम पर लोगों का कैल्शियम इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉपर कैल्शियम का जब आप बॉडी प्रोफाइल कराते हैं तो अपना कैल्शियम प्रोफाइल भी उसमें चेक कराएं कि कैल्शियम लेवल कहीं कम तो नहीं हो रहा। उसकी वजह से अगर कैल्शियम कम रहेगा तो हड्डी गलनी शुरू हो जाती है और गैप्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, खाना फंसना शुरू हो जाता है। तब वो कंडीशन सिर्फ दांत के साथ नहीं एसोसिएटेड होती, तब वो दांत और हड्डी दोनों के साथ एसोसिएट हो जाती है, जिसको हम एंडोपेरियोलेजेंस या हम उसमें पेरियोडोंटोलॉजिस्ट की मदद से उनकी हड्डी में हमें मटेरियल या मेडिसिन्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है ताकि वो बोन लॉस उनका स्टेबल रहे और दांत अपने आप हिले ना। और प्रॉपर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बीच में दो दांत के बीच में जब बोन लॉस होने लगता है तो दांत के बीच में गैप आना शुरू होता है और नीचे बोन लॉस होती रहती है और दांत उनको कमजोर लगने शुरू हो जाते हैं। तो फ्लॉसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको वो करते रहना चाहिए ताकि आपकी बोन हेल्दी रहे। तो आपको लगता है कि जो ओल्ड एज लोग हैं उनको ज्यादा एहतियात रखना पड़ेगा, और उनके लिए भी आप रिकमेंड करते हैं कि 6-6 महीने के भी, या उनको उससे पहले ही, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है उतनी नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं। अगर उनको सीवियरिटी लेवल ज्यादा लगता है, वो तो उनको जज हो जाता है कि हम च्यू नहीं कर पा रहे प्रॉपर, तो उनका जो चेकअप का नॉर्म रहता है वो 3 मंथ्स के बाद हो जाना चाहिए। और जब हम ट्रीटमेंट कर देते हैं या उनको एक वो एज ऐसी रहती है कि हर बार हर चीज सर्जरी से रिलेटेड या बार बार ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं होता। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इम्यूनाइजेशन करते हैं प्रिवेंटिव मेजर, मतलब पहले होने से पहले, वो एज आने से पहले हम केयर करना रेजीम बता देते हैं कि आपने माउथ वॉश को अब छोड़ना नहीं है, आपने 1 महीने तक माउथ वॉश करना है, आप नॉर्मल कहीं हैं वहां पर माउथ वॉश करना है, आपने फ्लॉस यूज करने हैं, आपके टूथपिक्स आपको यूज नहीं करने हैं, इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश आते हैं वो आपने यूज करने हैं। क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, बोन लॉस होता है तो खाना फंसता है, तो लोग टूथपिक यूज करते हैं जिससे बोन डेप्थ और गहरी हो जाती है। तो उन चीजों के लिए टूथपिक ना यूज करके उनको इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश बोलते हैं, वो यूज, ताकि उनके गम्स, टीथ और बोन तीनों हेल्दी। डॉक्टर साहबा, आपसे और भी बात करते हैं लेकिन क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता, ये जो दांतों का जो है, दांतों की मेंटेनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपने कहा, और ये हर एक को करना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे भी हम यही आग्रह करते हैं, यह अपील करते हैं कि अपने दांतों को भी मेंटेन रखें, उनका भी ख्याल रखें। और जब भी डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि 6-6 महीने के बाद उनकी भी एक बार चेकअप जरूरी करवाना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छी बातें की, हर एक चीज पर आपने खुल के हमारे से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो नाजरीन, आपकी सेहत प्रोग्राम में आज हमने बात की डेंटल सर्जन डॉक्टर मोनिका कौर चोपड़ा जी से, बहुत सारे इश्यूज पर बात की, उन्होंने बहुत सजेशंस भी दिए, और हम सबका कर्तव्य है, फर्ज है कि उनकी जो सजेशंस हैं, जो उन्होंने बात कही है, उस पर ध्यान दें, उसका ख्याल रखें, उसका जो दांतों का ख्याल हम रखें, उसका प्रॉपरली हम चेकअप करवाते रहें 6-6 महीने के बाद। और जो उन्होंने सलाह दी है, जिस तरह से खान पीन में जो एहतियात रखना है वो भी जरूरी है, उस पर भी सभी को ध्यान देना चाहिए। आपकी सेहत प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड में हम किसी नए डॉक्टर के साथ आपकी बात करवाएंगे किसी नए मौजू पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार, सत श्री